नमस्कार दोस्तों। लर्नर टेक में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि डेन किस तरह से हमारे यहाँ आए थे। डेन के वही ट्रेडमार्क जिसे आप बोलते हो। तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद फिर फ्रांसीसी आए। मैं अंग्रेजों के बारे में पढ़ा था, अंग्रेज किस तरह से आए थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि डेन का भारत आगमन। ठीक है दोस्तों। ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण इस वक्त तो ब्रिटिश कंपनियां हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर राज किया था। तो हम यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली इनका खाता देखेंगे क्या क्या किया। ठीक है। तो जैसे स्थापना कब हुई थी इस कंपनी की। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। इसके अलावा 1620 पहली कंपनी फ्रैंकोबार यानी तमिलनाडु, वहां पर स्थापित की गई पहली थी। 1620 पहली कोठी फ्रैंकोबार यानी तमिलनाडु। ठीक है। इसके बाद 1676 ईस्वी में सेरामपुर, बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। सेरामपुर जो थी ये इनकी प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी। प्रमुख व्यापारिक केंद्र। 1845 में अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को इन्होंने बेच दिया। 1845 में। उससे पहले क्या हुआ था। उससे पहले के बारे में लिख लीजिए। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब। 1731 ईस्वी में। इसने क्या किया था। ये केवल व्यापार चीन के साथ करती थी। बस। 1845 में अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दी। तो इनका इतना ही था दोस्तों। स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। इस कंपनी की जो डेनिश इंडिया कंपनी थे। 1620 में पहली कोठी
यहाँ पर टैंको बार तमिलनाडु में बनाई गई थी। दूसरी 1676 ईस्वी में सेरामपुर, ये इनकी प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी बंगाल में अपना व्यापारिक कोठियां स्थापित इन्होंने कर ली थी। फिर हुआ ये था कि 1845 तक इन्होंने अपनी सारी कंपनियां किसको, जो भारतीय वाणिज्यिक कंपनियां, किसको बेच दी, अंग्रेजों को बेच दी थी। इनकी केवल 1731 में एक जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1731 में हुई थी, यही सिर्फ चीन के साथ व्यापार करती थी। बाकी जो इनकी कंपनियां थी उन्होंने सब अंग्रेजों को बेच दिया। इसके बाद फिर कौन है, इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर आगमन हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। स्थापना 1664 ईस्वी में। समय कौन था, किसके द्वारा हुई थी, तो लुई चौदह के मंत्री कोलबर्ट द्वारा। कोलबर्ट, लुई चौदह के जो मंत्री थे, लोग कोलबर्ट द्वारा, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। नेम क्या था, नाम, तो कंपनी इंडीज ओरिएंटलेस, ओरिएंटलेस, ठीक है। कैंपेनिंग प्लस इंडस ओरिएंटल्स, ठीक है। फ्रांस की इस व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा एक विशेषाधिकार था तथा वित्तीय संसाधन प्रदान छूट किए गए थे, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहते थे। इनकी फर्स्ट फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगी, ठीक है, फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में। सेकेंड फैक्ट्री इनकी 1669 में मछलीपट्टनम में लगी, जो मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान ने स्वीकृति में लगवाई, ठीक है। इसको हम ये कहते हैं, इसको कहते क्यों है, अगर ये पूछता है कि सरकारी व्यापारिक कंपनी क्यों कहते हैं, तो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि फ्रांस की इस व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार दिया गया था और वित्तीय संसाधन प्रदान किए गए, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी भी बोलते हैं। इस पर लिख लीजिए, फ्रांस की इस व्यापारिक कंपनी को कंपनी को राज्य द्वारा राज्य द्वारा विशेषाधिकार विशेषाधिकार प्राप्त था तथा वित्तीय साधन वित्तीय वित्तीय संसाधन प्रदान किए गए, प्रदान किए गए थे।
इसीलिए इसीलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी, सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इनकी फर्स्ट फैक्ट्री कब लगी? फर्स्ट फैक्ट्री 1668 में। कहाँ पर? सूरत में। किसके नेतृत्व में? फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। आपसे नॉर्मली कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री कब, फ्रांसियों की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? तो सूरत में लगी 1668 में। सेकंड, सेकंड फैक्ट्री 1669 में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में। किसके नेतृत्व में? ये था मकारा में गोलकोंडा के सुल्तान के स्वीकृति में। ये स्वीकृति। ठीक है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में इसकी स्थापना हुई। लुई चौदहवें के जो मंत्री थे कोलबर्ट, उसके द्वारा। ठीक है। नाम, नाम इसका था कंपनी इंडस ओरिएंटलेस। ठीक है, कंपनी इंडस ओरिएंटलेस। फ्रांस की इस व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त था। ठीक है। तथा वित्तीय संसाधन प्रदान किए गए थे, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। फर्स्ट फैक्ट्री इनकी कब लगी थी? 1768, 1668 ईस्वी में सूरत में लगी थी, फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में। सेकेंड फैक्ट्री 1669 में, मसूलीपट्टनम में मकारा ने गोलीकुंडा के सुल्तान से स्वीकृति में। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। अब आगे जब इनकी फैक्ट्रीज लग गई हैं, अंग्रेज भी आ रहे हैं। 1672 में कंपनी के निदेशक जो फ्रांसिस मार्टिन थे, उसने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुडुचेरी नामक गांव प्राप्त कर लिया, जिसे कालांतर में क्या बोलते हैं? पौंडीचेरी नाम से ख्याति प्राप्त हुई। इसी तरह से इसी क्रम में 1673 में क्या हुआ? बंगाल में शाइस्ता खां, बंगाल का मुगल सूबेदार था, की अनुमति से फ्रेंच कंपनी ने चंद्रनगर की स्थापना कर दी। इसको पहले लिख लेते हैं। 1672 में, 1672 में, 1672 में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने, फ्रांसिस मार्टिन ने वालीकोंडा पुल, वालीकोंडा पुल के सूबेदार, के सूबेदार
शेर खां लोधी। शेर खां लोधी से उर्दू उर्दू छुरी उर्दू छुरी नामक काम काम प्राप्त किया। वर्तमान में से इसे कालांतर में कालांतर में पांडिचेरी पांडिचेरी नाम से ख्याति मिली। ठीक है। और वर्तमान में से क्या बोलते हैं? वर्तमान में पुडुचेरी। ठीक है। इसी तरीके से 1673 में 1673 में बंगाल में बंगाल में शाइस्ता खां शाइस्ता खां जो बंगाल का सूबेदार थे। बंगाल का मुगल सूबेदार थे। मुगल सूबेदार थे की अनुमति से फ्रेंच कंपनी ने चंद्रनगर की स्थापना स्थापना की। इसके अलावा 1693 में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पौंडीचेरी फ्रांसीसियों से अधिकृत किया। 1693 1693 में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी फ्रांसीसियों से अधिकृत किया। फ्रांसीसियों से अधिकृत किया। परंतु 1697 में संपन्न ऋज्विक की संधि ऋज्विक की संधि से पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों
को मिल गया। ठीक है। 1672 में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वालीकुंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुंडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त कर लिया। ठीक है, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। और पांडिचेरी का वर्तमान में पुंडुचेरी ही बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से 1673 में बंगाल में शाइस्ता खां, जिसे बंगाल का मुगल सूबेदार था, की अनुमति से फ्रेंच कंपनी ने चंद्रनगर की स्थापना की। 1693 में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी फ्रांसीसियों से अधिकृत किया, परंतु 1697 में ब्रिंसविक की संधि से पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। ठीक है। इसी क्रम में क्या हुआ दोस्तों, 1701 में पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया था। पांडिचेरी का कारखानों में ही मार्टिन ने पोर्ट ली का निर्माण करा और 1742 में चंद्रनगर के प्रमुख फ्रेंच गांव में डुप्ले की नियुक्ति से भारत में फ्रांसीसी और प्रभाव हुए। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य इन्हीं सब कारणों में से कि एक प्रभावी शक्ति जिसमें वहां पर भी चल रही थी, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य वहां पर भी युद्ध जैसे हालात बन रहे थे। कहाँ पर? भौगोलिक स्तर पर, यानी कि वैश्विक स्तर पर। तो यहाँ पे जो उनकी कंपनियां थी उनमें भी तनाव होने लगा। इन्हीं तनाव को की वजह से यहाँ पर एक युद्ध चालू हुआ जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक के युद्ध के नाम से चर्चित था। चलिए, तो लिख लेते हैं पहले हम। 1600, 1701 में पांडिचेरी को पांडिचेरी को पूर्व में पूर्व में फ्रांसीसियों फ्रांसीसियों सॉरी फ्रांसीसी फ्रांसीसी बस्तियों का फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी महानिदेशक महानिदेशक नियुक्त किया गया नियुक्त किया गया। इसके अलावा पांडिचेरी के कारखानों में पांडिचेरी के कारखानों में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का
निर्माण कराया। 1742 में। 1742 में चंद्रनगर के के प्रमुख फ्रेंच गवर्नर फ्रेंच गवर्नर डुप्ले डुप्ले की नियुक्ति से नियुक्ति से भारत में फ्रांसीसी फ्रांसीसी प्रभावी हुए। प्रभावी। इन्हीं कारणों की वजह से अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य कर्नाटक युद्ध के नाम से चर्चित है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक क्षेत्र में कई युद्ध हुए। ये युद्ध कर्नाटक युद्ध के नाम से चर्चित है। तो हिंदुस्तान में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पौंडीचेरी फ्रांसीसियों ने अधिकृत कर लिया था। परंतु क्या हुआ था, 1697 में फिर से ब्राजील की संधि हुई और पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। 1701 में पौंडीचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। कहाँ पर? पौंडीचेरी को 1701 में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा मार्टिन की भारत में फ्रांसीसी महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया। पांडिचेरी के कारखानों में ही मार्टिन ने ही फोर्ट लुई का निर्माण कराया था। फोर्ट लुई क्या है? ये एक किला है। काम वो व्यापारिक कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? किलाबंदी कर रहे हैं। अपने मजबूती कर रहे हैं अपने सेना को और उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चीजें अंग्रेजों को उस वक्त खटक हुई। यही सब कारण हुए थे कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की मत कर्नाटक हुआ। इसी प्रकार से 1742 में चंद्रनगर के प्रमुख फ्रेंच गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति कर दी, जो भारत में फ्रांसीसियों का प्रभावी बनाने में बहुत हेल्प करता है। यही सब कारण होते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो कर्नाटक युद्ध हुए थे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कर्नाटक। क्योंकि ये कर्नाटक क्षेत्र में हुए थे इसलिए इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से ये फेमस है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे। आगे हम लोग देखते हैं कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध में क्या होता है? क्योंकि ये कर्नाटक क्षेत्र में हुआ है, इसलिए आप कह सकते हो ये कर्नाटक युद्ध कहलाता है। ठीक है। ब्रिटिश तथा फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिस्पर्धा का परिणाम था ये युद्ध। इन दोनों के मध्य बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई थी। इसी कारण से इस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। महत्वपूर्ण क्यों है? इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं
इसी युद्ध के मध्य ब्रिटिश व भारतीय देशी रियासतों के मध्य का संबंध स्थापित होता है। मतलब ब्रिटिश किनारे हैं अभी तक। ठीक है। और भारतीय रियासतें देख रही हैं फ्रांसीसी बहुत प्रभावी हो रहे हैं। और उनको मौका मिल नहीं पा रहा है अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। और ब्रिटिश इस ताक में बैठे हैं कोई हमें निमंत्रण दे हम तुरंत ही अपना काम कर रहे हैं। यहीं से ब्रिटिश और रियासत दोनों एक साथ मिलकर काम करना चालू करते हैं। होता क्या है, यहाँ पर जो पहली बार युद्ध देखा गया था, उसमें देखा गया था देशी रियासतों की जो बड़ी सेनाएं होती हैं, वो यूरोपीय की जो पद्धति छोटी सेनाएं होती हैं उनसे किस तरह से हारती है। पहली बार ऐसा देखा गया था कि जब कोई बड़ी सेना किसी छोटी सेना से पराजित हो गई हो। इसी में पहली बार जो देशी रियासतें थी उन्होंने भाड़े पर विदेशी सेना की सेवा ली, जिसके कारण भविष्य में एक नाम चालू हुआ सहायक संघ जैसी व्यवस्था का विकास होगा। ये सब इन्हीं के कारण हुआ था। इन्हीं युद्धों में जो चीजें हुई थी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली बार देशी रियासतों को उत्तराधिकार मामले में कंपनी का सीधा हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। ये सब महत्वपूर्ण कारण थे जो हुए। तत्कालीन कारण उस समय का क्या था, क्योंकि ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य यूरोप में तनाव उत्पन्न हो चुका था। वहां पे ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वहां पे ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य यूरोप में बहुत ज्यादा तनाव था। उस तनाव का ही एक परिणाम था जो यहाँ की कंपनियां थी उनके बीच में भी वैसा ही तनाव या संघर्ष की स्थिति बन गई थी। क्योंकि ये संघर्ष किसी खास देशी रियासतों में हो रहा था तथा संबंधित देशी रियासतें भी संघर्ष की चपेट में आ गई थी। जैसे मान लीजिएगा कर्नाटक में हो रहा है, तो आसपास की जो रियासतें भी जो संघर्ष हो रहा है उसमें शामिल हो जाएंगी। यही कारण था कर्नाटक युद्ध केवल ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी का युद्ध नहीं रहा, बल्कि यह अब कर्नाटक और हैदराबाद भी राज्य इसमें शामिल हो गए। और इन अर्थों में इस युद्ध का परिणाम अत्यंत दूरगामी रहा। इसमें हमारे जो युद्ध हुए थे कर्नाटक युद्ध, वो टोटल 3 युद्ध हुए थे। ठीक है। 3 युद्ध कर्नाटक में हुए थे। पहला हुआ था 1746 से 1748 तक। दूसरा हुआ था 1749 से 1754 तक। और तीसरा जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1758 से 1763 तक। चलिए ये हम देखते हैं उन युद्धों को किस तरह से हुआ था। इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्योंकि कर्नाटक क्षेत्र में हुए थे इसलिए इसे कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। ठीक है। और ब्रिटिश तथा फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिस्पर्धा का ये परिणाम था। महत्वपूर्ण क्यों है ये लिख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है। पहला, इसी युद्ध के मध्य इसी युद्ध के मध्य ब्रिटिश व भारतीय देशी रियासतों के मध्य का संबंध स्थापित होता है। ब्रिटिश व भारतीय देशी रियासतें भारतीय देशी रियासतों के मध्य संबंध स्थापित होता है। दूसरा, पहली बार इस युद्ध में देखा गया कि देशी रियासतों की बड़ी सेना यूरोपीय पद्धति स्थापित सेना से काफी कमजोर थी। इसको लिख लेते हैं। पहली बार क्या देखा जाता है, पहली बार इस युद्ध में इस युद्ध में देखा गया देखा गया कि देशी रियासतों की देशी रियासतों की बड़ी सेना
बड़ी सेना यूरोपीय पद्धति स्थापित सेना से काफी कमजोर है। ठीक है। तथा देसी रियासतों की देसी रियासत कंपनी की देसी रियासत कंपनी की छोटी सेना से पराजित हो गई। से पराजित हुई। इसके अलावा पहली बार पहली बार देसी रियासतों ने भाड़े पर विदेशी सेना विदेशी सेना की सेवा ली की सेवा ली, जिसके कारण इसके कारण भविष्य में भविष्य में सहायक संधि जैसी व्यवस्था का जैसी व्यवस्था का विकास विकास हो सके। इसके अलावा पहली बार देसी रियासतों के देसी रियासतों के उत्तराधिकार मामले में कंपनी का सीधा हस्तक्षेप प्रारंभ कंपनी का सीधा हस्तक्षेप। ठीक है। कर्नाटक युद्ध नॉर्मली कर्नाटक क्षेत्र को इसलिए कर्नाटक युद्ध कहलाता है। महत्वपूर्ण क्यों है इसको जाने तो महत्वपूर्ण इसलिए है, इसी युद्ध के मध्य ब्रिटिश व भारतीय देशी रियासतों के मध्य संबंध स्थापित होता है। दूसरा, पहली बार इस युद्ध में देखा गया कि देशी रियासतों की बड़ी सेना यूरोपीय पद्धति स्थापित सेना से काफी कमजोर है तथा हार जाती है। देशी रियासती कंपनी की छोटी सेना से हार जाती है। पहली बार देशी रियासतों ने भाड़े पर विदेशी सेना की सेवा ली, इसी कारण जो भविष्य में सहायक संधि जैसी शब्द व्यवस्था विकास हो सके। पहली बार देशी रियासतों के उत्तराधिकार मामले में कंपनी का सीधा हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ। ये सब इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे।
क्यों महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो इसका मेन तात्कालिक कारण था, वो क्या था उसके बारे में जानते हैं। तत्कालीन कारण क्या था? तो सबसे पहला कारण तो यही था कि ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य यूरोप में तनाव उत्पन्न हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में दोनों कंपनियों के बीच की संघर्ष की स्थिति बन गई। इसको आप लिख सकते हो। ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य यूरोप में तनाव उत्पन्न हुआ, जिसकी परिणाम स्वरूप भारत में के परिणाम भारत में दोनों देशों की कंपनियों देशों की कंपनियों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी। क्योंकि यह संघर्ष खास देशी रियासतों में हो रहा था, अतः अतः संबंधित देशी रियासत भी संघर्ष की चपेट में आ गई। ठीक है। इस प्रकार इस प्रकार और इस प्रकार क्या हुआ कि ये सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध नहीं रह गया इसमें। जो आसपास की रियासतें थी, जैसे हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, वह भी अब इसमें शामिल हो गए। इस संघर्ष में हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्य भी इसमें शामिल हो गए।
इन अर्थों में इस युद्ध के परिणाम अत्यंत दूरगामी हैं। अत्यंत दूरगामी रहे। कारण क्या रहा है? ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य यूरोप में तनाव बढ़ गया था। ठीक है, उसका परिणाम क्या था कि इसकी जो कंपनियां यहाँ पर दोनों थी कार्यरत थी, उन दोनों बीच अछूती नहीं रही। दूसरी चीज, चूंकि ये संघर्ष खास देशी रियासतों में हो रहा था, मतलब जिस एरिया में हो रहा था, ये भारतीय देशी रियासत होगी, तो उसके आसपास के जो क्षेत्र थे यानी राज्य थे वो भी इसमें सम्मिलित हो गए। तो अब क्या, वो भी छूता नहीं गया, वो भी इसी में शामिल होगा। इसी वजह से हैदराबाद और कर्नाटक राज्य भी इसमें शामिल हो गया। युद्ध उन दो लोगों का था और क्या हो गया, हैदराबाद और कर्नाटक राज्य भी इसमें शामिल हो गया। इसी वजह से युद्ध के जो परिणाम निकले वो अत्यंत दूरगामी रहे। क्या होता, पहला जो कर्नाटक युद्ध था, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। अब क्या होता है, इस युद्ध के दौरान सेंट टोमे की लड़ाई हुई थी। 1746 ईस्वी में सेंट टोमे की लड़ाई में कैप्टन पैराडाइज के अधीन छोटी फ्रांसीसी सेना ने महफूज खां के अधीन अमरुद्दीन की सेना को पराजित कर दिया। तो 1748 में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक्सला शेपल की संधि हो गई। इसी के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास ब्रिटिश को लौटा दिया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या नाम है पहले देखो। इस युद्ध के दौरान, इस युद्ध के दौरान सेंट टोमे की सेंट टोमे की लड़ाई हुई थी। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि इस युद्ध के दौरान सेंट टोमे की लड़ाई हुई थी, प्रथम कर्नाटक युद्ध था 1746 और 48 में, उसी में हुई थी इस लड़ाई। इसके अलावा 1746 में सेंट टोमे की लड़ाई में कैप्टन पैराडाइज के अधीन, पैराडाइज के अधीन छोटी फ्रांसीसी सेना ने, छोटी फ्रांसीसी सेना ने महफूज महफूज खां के अधीन अनवरुद्दीन की सेना को पराजित किया।
1748 में यूरोप में फ्रांस व ब्रिटेन के बीच एक्सलाशेपल की संधि हुई। इसी के कारण इसी के कारण सॉरी इसी के साथ इसी के साथ संधि के साथ प्रथम इसी के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ तथा मद्रास ब्रिटिश को लौटा दिया गया। को लौटा दिया गया। ठीक है। पहला युद्ध यहाँ पर समाप्त हो गया। लेकिन चूंकि वहां पर अभी भी तनाव बना हुआ है, तो इसी बीच एक साल के अंदर ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होता है। कब से? 1749 से 1754। इसमें क्या होता है? यह युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार की समस्या एवं यूरोपीय कंपनियों की महत्वाकांक्षा के कारण प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या हुआ था? 1749 में अम्बुक की लड़ाई में फ्रांसीसी चंदा साहब एवं मुजफ्फरगंज में अनवरुद्दीन को मार डाला था। कर्नाटक के जो नए नवाब थे, वो डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को गवर्नर नियुक्त कर लेते हैं। डुप्ले ने हैदराबाद के दरबार में बुस्सी नामक सैन्य अधिकारी को नियुक्त कर दिया है। इसी कारण से ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। इसमें ये आपका 49 से 54 तक चलता है, फिर कोई परिणाम नहीं चलता है। इसके बाद तीसरा और निर्णायक होता है कर्नाटक युद्ध। नोट कर लेते हैं हम लोग। यह युद्ध हैदराबाद हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार की की समस्या तथा यूरोपीय कंपनियों की यूरोपीय कंपनियों की महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा के कारण कारण प्रारंभ में क्या होता है?
1749 में 1749 में अंबुर की लड़ाई में अंबुर की लड़ाई में फ्रांसीसी चंदा साहब एवं मुजफ्फरगंज ने अनवरुद्दीन को मार डाला। में फ्रांसीसी फ्रांसीसी चंदा साहब एवं मुजफ्फरगंज जंग में अनवरुद्दीन को मार डाला। कर्नाटक के नए नवाब ने कर्नाटक के नए नवाब ने रुपले को कृष्णा नदी से कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक कन्याकुमारी तक के के क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया नियुक्त किया। रुपले ने हैदराबाद के के दरबार में कुश्ती नामक सैन्य अधिकारी कुश्ती नामक सैन्य अधिकारी हम्म, हम्म, के प्रति कर्नाटक युद्ध में कोई भी पड़ाव नहीं निकला। इसके बाद आता है प्रतीक कर्नाटक युद्ध, जो आपका स्टार्ट होता है 1758 से। इसके बाद हम इसको एक बार देखेंगे, लिखते हैं कि कर्नाटक युद्ध, ये कब हुआ? 1758 से 1763 तक। इसमें क्या हुआ? ये सप्तवर्षीय युद्ध का कारण था। इसमें क्या हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध था, उसका कारण था ये, जो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच का पुनः संघर्ष शुरू हो गया था। 1756 ईस्वी में क्लाइव तथा वाटसन ने फ्रांसीसी उपनिवेश जो चंद्रनगर था, जो कि बंगाल में था, को अपने अधिकार में ले लिया था। फ्रांस से गोडेहू की मदद के लिए काउंट डिलाली को भेजा गया था। मतलब कि यहाँ पर लड़ाई लड़ा था गोडेहू, फ्रांस तो वहां पे क्या हुआ? गोडेहू की मदद के लिए काउंट डिलाली को यहाँ पर भेजा गया कि आप जाइए उसकी मदद करें।
लाली सी ये एक भूल हो गई, उसने हैदराबाद के दरबार से जनरल गुस्से को बुला लिया। इससे क्या हुआ, हैदराबाद खाली हो गया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में आक्रमण किया और उसको अपने नाम पे निकल लिया, और हैदराबाद फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया। इसमें हुआ था, जो हैदराबाद था, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कांसला नामक अयोग्य अधिकारी के हाथों में चला गया था। मतलब वहां से बुस्सी आ गया, तो वहां पे कोई एक कांसला नामक एक अयोग्य अधिकारी था। उस, उसके हाथ में पूरे सेना का कारभार आ गया, और वो बहुत ही अयोग्य था, जिसकी वजह से हैदराबाद फ्रांसीसी के हाथ से निकल गया, और फ्रांसीसी उस जगह पर हार गए। इसके बाद एक युद्ध दोस्तों और होता है, बांदीवाश। बांदीवाश युद्ध निर्णायक युद्ध था, जिसके थ्रू फ्रांसीसियों को भारत में अपना प्रभाव छोड़ना पड़ा था। इसके बारे में भी जानकारी नहीं, कल इसको एक बार देखिए तो इसमें क्या हुआ था। तब तो वर्ष युद्ध के कारण, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ब्रिटिश तथा फ्रांस फ्रांसीसी के बीच पुनः संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है। 1756 में क्लाइव तथा वॉटसन क्लाइव तथा वॉटसन ने फ्रांसीसी उपनिवेश चंदनगर, कहा था, बंगाल में, को अपने अधिकार में ले ली, अधिकार में ले ली। फ्रांस से फ्रांस से गोडेहू, जहाँ पे ये लड़ रहा था, की मदद के लिए काउंट डी लाली काउंट डी लाली को भेजा गया। लाली से भूल हुई, लाली से लाली से यह भूल हुई, यह भूल हुई कि उसने हैदराबाद के दरबार से बुस्सी को बुला लिया, जिस वजह से क्या हुआ, जिसके पश्चात इसके पश्चात हैदराबाद में फ्रांसीसी सेना
कॉर्नफ्ला नामक अयोग्य अधिकारी के पास चली गई। परिणामतः परिणामतः हैदराबाद भी फ्रांसीसी के हाथ से निकल गया। हैदराबाद भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया। इसके बाद युद्ध होता है बॉन्डीवाश का। बॉन्डीवाश की युद्ध कैसे होता है? ये निर्णायक युद्ध होता है जिसमें जो 22 जनवरी 1960 में बॉन्डीवाश लड़ाई में तो आयरकोर्ट के अधीन ब्रिटिश सेना ने लाली को क्रॉस कर दिया था। इस तरह से फ्रांसीसियों का सितारा अब डूब चुका था, मतलब वो हार चुके थे। और 1763 में दोनों के बीच पेरिस की संधि हो जाती है वहां ग्लोबल स्तर पर। इस संधि के अनुसार फ्रांसीसी को भारत स्थित फैक्ट्रियां लौटा दी, परंतु उनकी किलेबंदी नहीं कर सकते थे, बल्कि केवल व्यापारिक केंद्र के रूप में उनको उपयोग कर सकते थे। यहाँ से बांडीवाश युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में समाप्त हो जाता है। इसको हम पढ़ लेंगे यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर फ्रांसीसियों का जो वर्चस्व था समाप्त होता है। बांडीवाश युद्ध देख लेते हैं। 22 जनवरी 1960 में बांडीवाश लड़ाई में आयरकूट या कूट के अधीन के अधीन ब्रिटिश सेना ने ब्रिटिश सेना ने लाली को परास्त कर दिया। परास्त कर दिया और 1773 में दोनों के बीच पेरिस की संधि हुई। इस संधि के अनुसार इस संधि के अनुसार फ्रांसीसी को फ्रांसीसी को भारत स्थित फैक्ट्रियां लौटा दी। भारत स्थित सभी फैक्ट्रियां लौटा दी, परंतु उनकी
किलेबंदी नहीं कर सकते थे। हम्म, इस शर्त के साथ। सिर्फ व्यापार के रूप में उपयोग कर सकते थे। सिर्फ व्यापार के रूप में उपयोग कर सकते। हैं, समझ लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध। इस युद्ध के दौरान सेंट टोमे की लड़ाई हुई थी। ठीक है, जो ये हुआ करता 1746 से 1748 तक। 1746 में सेंट टोमे की लड़ाई में कैप्टन पैराडाइज के अधीन छोटी फ्रांसीसी सेना ने महफूज खां की अधीन अनवरुद्दीन की सेना को पराजित किया। 1748 में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटिश के बीच एक्सेला शिपल की संधि हो गई थी। इस इसी के साथ युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास ब्रिटिश को लौटा दिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-1754 तक चला। इस युद्ध में कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न, जिस तथा यूरोपीय कंपनियों की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा कारण बनी थी, इस युद्ध का कारण थी। 1749 में अंबुल की लड़ाई में फ्रांसीसी चंदा साहब एवं मुजफ्फरगंज जंग ने अनवरुद्दीन को मार डाला और कर्नाटक के नए नवाब ने टुकले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक इस क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त कर दिया। टुकले ने हैदराबाद के दरबार में बुस्सी नामक सैन्य अधिकारी को नियुक्त कर दिया था। इसी प्रकार से तृतीय कर्नाटक युद्ध का हुआ 1758 से 1763 तक चला। सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच पुनः संघर्ष शुरू हो गया। 1756 में क्लाइव तथा वाटसन ने फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। फ्रांस से गोडोरू की मदद के लिए काउंट डी लाली को भेजा गया था। लाली से एक भूल हो गई। उसने क्या किया, हैदराबाद में जो बुस्सी नाम का जनरल था उसको बुला लिया। बस यहाँ इसी की वजह से हैदराबाद में जो फ्रांसीसी सेना की कमान थी वो कनफला नामक एक अयोग्य अधिकारी के पास आ गई और हैदराबाद रिजल्ट ये हुआ कि हैदराबाद फ्रांसीसी के हाथ से निकल गया। और फाइनली देखा जाए तो यहाँ पर फ्रांसीसी की हार हुई थी। लेकिन उनकी भारत में प्रभुत्व खत्म हुआ बॉन्डिवाश युद्ध के कारण। इसमें 26 जनवरी 1960 में बंदीवाश लड़ाई में आरकोट के अधीन ब्रिटिश सेना ने लाली को परास्त कर दिया। 1763 में दोनों के बीच पेरिस की संधि हो गई। इस संधि की शर्त ये थी कि फैक्ट्रियां जितनी भी थी फ्रांसीसियों की वो सारी की सारी लौटा दी गई, लेकिन आप किलेबंदी नहीं कर सकते थे इस शर्त के साथ। और आप सिर्फ इसको व्यापार के लिए उपयोग कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कोई अगर प्रॉब्लम हो समस्या हो आप कमेंट जरूर करके हमें बताएं। आगे मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल और इस तरीके से अधिकार करना चाहते थे। जो 18वीं सदी का भारत था, आधुनिक भारत जो पर्वतीय मुगल साम्राज्य था, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे किस तरह से बंगाल और सभी चीजों को उसने अधिकार किया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।